नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। हापुड़ से एक खबर आ रही है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पुलिस टीम से भरी बोलेरो हाईवे पर पलटी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक कांस्टेबल, ड्राइवर, अपहरणकर्ता की मौत हुई है। एक दरोगा, महिला कांस्टेबल, अपहृत लड़की घायल हुए हैं। अपहरण मामले में लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद आई हुई थी टीम। गाजियाबाद से लौटते वक्त यहां पर यह हादसा हुआ है। लड़की और अपहरणकर्ता को बरामद करने के लिए लौट रही थी टीम। सिंभावली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से दरोगा, कांस्टेबल, अपहृत लड़की इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अपहरण के मामले में लखीमपुर से गाजियाबाद टीम आई हुई थी। गाजियाबाद से लौटते वक्त यहां पर यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। और बातचीत करने के लिए विपिन गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, हादसे के पीछे क्या कुछ वजह रही है और घायलों की हालत कैसी है? देखिए, बताना चाहूंगा, ये लखीमपुर खीरी की पुलिस थी जो अपहरण के मामले में गाजियाबाद आई थी और जब ये लौट कर जा रहे थे सुबह करीब 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। जो बुलेरो कार थी उसमें 6 लोग सवार थे। जब बुलेरो कार तेज रफ्तार से हाईवे की तरफ जा रही थी तभी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई और इसकी चपेट में एक दूसरी गाड़ी भी आ गई जो हाईवे पर चल रही थी। तो दोनों गाड़ियों को टक्कर हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें पुलिसकर्मी भी हैं। फिलहाल जो घायल है उनको मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया है और वहां पर उनका फिलहाल गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। विपिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विपिन गिरी हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो सिंभावली थाना क्षेत्र के NH 9 पर यह हादसा हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ की, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण हादसा हुआ। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहां पर एक कांस्टेबल, ड्राइवर और अपहरणकर्ता की मौत हो गई इस हादसे में, जबकि दरोगा, कांस्टेबल और अपहृत लड़की गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अपहरण मामले में लखीमपुर से गाजियाबाद ये टीम आई हुई थी। गाजियाबाद से लौटते वक्त वहां पर यह हादसा हुआ है। सिंभावली थाना क्षेत्र के NH 9 पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। हापुड़ की ये तस्वीरें जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। कांस्टेबल की मौत हुई, एक ड्राइवर की मौत हुई और अपहरणकर्ता की भी मौत हो गई इस हादसे में। दरोगा, कांस्टेबल और अपहृत लड़की फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में यूपी STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच टीम ने जान से मारने की धमकी देने वाले अमीन खां को मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। STF ने मुंबई ATS के सहयोग से आरोपी पर शिकंजा कसा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का पूरा नाम कामरान अमीन खान है, जो मांडवी मुंबई 3 का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद ATS ने आरोपी को STF के हवाले किया। STF आज आरोपी को लेकर उत्तर प्रदेश आएगी। ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को आज लखनऊ लाया जाएगा। आपको बता दें कि अमीन ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर धमकी दी थी। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संप्रदाय विशेष का दुश्मन बताया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ गोमती नगर थाने में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है और कब तक इसे लखनऊ लाया जाएगा? अनुपम, देखिए, ये जिस दिन इसने व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर यूपी 112 था, उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था, उस वक्त ही पुलिस को ये लग रहा था कि ये साजिश है या सियासत है। नंबर तो ट्रेस कर लिया गया था जो मुंबई के चूना भट्टी इलाके का निकला था। तो युवक कामरान अमीन की पुष्टि हो गई थी उसी वक्त। अब गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस का सहयोग लिया गया था। मुंबई पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके यूपी STF को सौंप दिया है। ये 5वीं तक पढ़ा है और मुंबई के जवेरी बाजार इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। पिता इसके नहीं है, परिवार में भाई, माँ, बहन है और बीते कुछ समय से ये कुछ बीमार भी चल रहा है और फिलहाल कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि मानसिक रूप से कुछ अस्थिर भी है, परेशान है। लेकिन STF ने फिलहाल उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। ट्रांजिट रिमांड पे लेकर लखनऊ आ रही, आज किसी भी समय पहुंच सकती है। तब सघन पूछताछ की जाएगी क्या ये सिर्फ शरारत है या इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन उसने
जो धमकी दी थी सीएम योगी को बम से उड़ाने की और उसके साथ ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। लिहाजा मुख्यमंत्री चूंकि हमेशा एक बड़ी सेट पर रहते हैं, वो उनके लिए तमाम लोगों के लिए एक्सेस उनका खुला रहता है हमेशा। वो अलग अलग प्रदेशों में चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं, लिहाजा उनके लिए भेजी गई किसी भी धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए था। उसी को देखते हुए कार्रवाई की गई है। अमीन को गिरफ्तार करके लखनऊ लाया जा रहा है। आगे सघन पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। बड़ी खबर सुल्तानपुर से इस वक्त आ रही है। सुल्तानपुर में 15 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 15 मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 15 में से 6 मरीज जिला अस्पताल के कर्मचारी हैं। वहीं मेरठ में देर रात कोरोना से एक और मौत की खबर है। मेरठ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। इस मरीज की मौत हुई है, वो मेरठ मेडिकल कॉलेज में था। तो जिले में 15 कोरोना के मरीज और मिले हैं। कुल एक्टिव केस बढ़कर 56 हो गए हैं। तो कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुल्तानपुर में 15 केस मिलने के साथ ही रामपुर में 25, नोएडा में 17 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हरदोई और मिर्जापुर में 5-5 केस मिले हैं। संत कबीर नगर में भी 7 नए मामले सामने आए। हालांकि सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 7 दिनों में 1700 से ज्यादा यानी कि 1747 मामले अब तक सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 288 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो 6000 को पार कर चुका है, जबकि प्रदेश में अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 18,24,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है और 3,335 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 2,332 हैं। प्रवासी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है और अब तक 2 करोड़ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटे में कुल 214 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2332। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3335। अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 152 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब बात करते हैं कोरोना संकट काल में मजदूरों पर जारी सियासत की। आपको बताएं कि मजदूरों पर सियासत लगातार जारी है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कांग्रेस की पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, लगातार प्रियंका के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। पैदल घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों से राहुल गांधी का एक वीडियो कल जारी हुआ था, तो बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया गया, तो मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस पर ही निशाना साधा। मजदूरों पर जारी है सियासी घमासान। लॉकडाउन में मजदूरों से कांग्रेस की हमदर्दी। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ, कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो कैसे कर रहे हो? कांग्रेस का हाथ श्रमिकों के साथ बीजेपी को कबूल नहीं। राहुल गांधी जी की अब आदत सी बन गई है कि केवल दिखावे की राजनीति करना और कटाक्ष करना। अगर उनकी असली सोच होती, कोई चिंता होती गरीबों के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या भागीदारी है वहां अच्छा काम करते। सड़क पर मजदूरों की मदद वाला समाजवाद। हम समाजवादी लोग इसमें बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं और लगातार इसी तरह से मदद करते रहेंगे गरीब मजदूर की। हमें इस राजनीति में नहीं पड़ना, हमें गरीब मजदूर की मदद करनी है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बीएसपी किसके साथ? कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बातचीत की मजदूरों से और मजदूरों ने कहा है कि कोरोना बीमारी उनके लिए पेट की बीमारी लेकर आई है, क्योंकि इसके कारण न काम हो रहा है और न पैसा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। मजदूरों ने अपनी परेशानियों को राहुल गांधी के साथ साझा किया था। इसी बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर कर शेयर किया। लोग पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है, तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद है, आपने सोचा एक दिन बंद, ये नहीं समझा क्यों हुआ। वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? हम जाते घर भाग जाते थे, क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं, तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले ले, कहीं घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूँ बेच के घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया? क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, किस्तें बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म होने वाला है तो फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं, तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद आपने फिर एक दिन बंद। अगर उनकी असली सोच होती, कोई चिंता होती गरीबों के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या भागीदारी है वहां अच्छा काम करते, वहां भीड़ नहीं होते, वहां बसों से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक लोगों को पहुंचा देते, दूसरे राज्यों से अच्छी बातें करते और 36 लाख रुपए जैसे बिल नहीं भेजते। ये सब दिखावे की राजनीति है, कटाक्ष करने की बात है। लेकिन एक अच्छी चीज है, कम से कम जमीन पे जाने से राहुल गांधी जी को 70 साल में जो लेगेसी इश्यूज हैं और क्या कठिनाइयां इस देश में आज भी हैं, उसकी कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। इधर राहुल गांधी के वीडियो पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर इसे नाटक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो हमदर्दी वाला कम और नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर यह बताती है कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों का वास्तविक मदद की है तो यह बेहतर होता। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 60 दिनों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात प्रवासी श्रमिकों की सेवा में लगे हुए हैं और उन्हें राशन, खाना, दवा पहुंचाने के साथ घर वापस पहुंचाने में लगे हुए हैं। और यूपी कांग्रेस की सक्रियता से अब तक 67 लाख लोगों तक मदद पहुंच चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार ने सेवा कार्य से विचलित होकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए। मुकदमे लगाने वाले शायद ये भूल गए कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है। सेवा हमारे मूल में है और डरना हमारी फितरत में नहीं है। सेवा कार्य और तेज करेंगे। यूपी सरकार का मिशन श्रमिक जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रदेश में वापसी कर चुके हैं, जबकि 178 ट्रेनें अगले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचेंगी। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए यूपी सरकार की मुहिम अब लगभग अपने आखिरी दौर में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत इच्छा शक्ति और सही समय पर लिए गए फैसलों ने लाखों परिवारों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया है। जो 1018 ट्रेनें आई हैं, जो बसें आई हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं, अब तक 21 लाख लोग कुल हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक और कामगार आ चुके हैं। बात अगर सरकार के मिशन श्रमिक की करें तो अब तक 1018 ट्रेनों से 17 लाख से ज्यादा श्रमिकों को प्रदेश में लाया जा चुका है, जबकि 178 ट्रेनें अगले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों पर मजदूरों को लेकर पहुंचेंगी। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में योगी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है और इसी कड़ी में 1200 से ज्यादा ट्रेनों से 17 लाख से ज्यादा मजदूरों को अब तक उत्तर प्रदेश में लाया गया है, जहां के तकरीबन 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों तक इन्हें पहुंचाने के बाद बसों के जरिए इनको इनके गंतव्यों तक भेजा जा रहा है। जिन मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से लाया जा रहा है उनके लिए सरकार ने रोजगार की भी व्यवस्था की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के छोटे कारोबार के लिए सस्ते लोन की भी व्यवस्था की है ताकि सभी की रोजी रोटी चलती रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई से लेकर मनरेगा तक की तमाम योजनाओं से इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिए जाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है,
यानी कि इन मजदूरों को सिर्फ उनके घरों तक लाना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि अब ये प्रवासी मजदूर दोबारा दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी ना करें, बल्कि उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कई कदम बढ़ा चुकी है। घर लौट रहे प्रवासियों को पीडीएस के जरिए सस्ता राशन भी दिया जा रहा है। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें होम क्वारंटीन या फिर पब्लिक क्वारंटीन सेंटर्स में भी रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी करवाई, साथ ही उन मजदूरों की भी मदद की जो यूपी की सड़कों पर पैदल चल रहे थे। लखनऊ से मोहम्मद शबाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर आ रही है, हरदोई ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल हुआ है। लाठी डंडे चलने के बाद फायरिंग और मारपीट हुई है। फायरिंग में कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। पुलिस बल के साथ जिले के एसपी पहुंचे हैं। लोनार कोतवाली के भैलामऊ गांव का यह मामला है। बड़ी खबर, हरदोई से जमीन का कब्जे को लेकर यह बवाल हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल हुआ है। लाठी डंडा चलने के बाद वहां पर फायरिंग हुई है। मारपीट और फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। मामा बुआ का रिश्ता है। वो गाँव जो कि थाना लोनार में पड़ता है। यहाँ दो पक्ष हैं, एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति का पक्ष है, एक मटरू नाम के व्यक्ति का पक्ष है। दोनों ही जाति के ठाकुर जाति से संबंधित है। दोनों के बीच में ही जो ग्राम समाज की ज़मीन है उसको कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडा चलाया और फायरिंग भी की। दोनों तरफ से कुछ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। पुलिस मौके पर है और जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बहराइच में देर रात आपको बताएं कि खैरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी गैंगस्टर घायल हो गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी जिले के थेमरमाईकुलम के पास पुलिस ने 37 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने पुलिस द्वारा ढकी गई भारत माता की प्रतिमा को दोबारा खोल दिया। आपको बता दें कि कन्याकुमारी जिले के निजी स्वामित्व वाली सड़क पर भारत माता की 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी गई थी। इसको लेकर विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि भारत माता की मूर्ति से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने मूर्ति को ढक दिया था। लेकिन बाद में कुछ भाजपा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और कवर को हटा दिया। इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब आपको लिए चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मैं सतीश कुमार बर्मन, बारी कोऑपरेटिव से। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, क्या कोरोना डिजीज में तांबे के बर्तन पे खाना खाना चाहिए या नहीं? मेरा नाम सुषमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें स्टील के बर्तन के बजाय तांबे के बर्तन में खाना खाना चाहिए? मैं समीर कुमार राय हैदराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि क्या तांबे के बर्तन में कोरोना का वायरस मर जाता है? डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का खतरा है, तो क्या हमें तांबे के बर्तन में खाना खाना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या तांबे के बर्तन में कोरोना के वायरस मर जाते हैं? मैं सहोदरा सुशील भारद्वाज खरकेना छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का खतरा बढ़ गया है, तो क्या हमें तांबे का बर्तन से खाना खाना चाहिए? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जोधपुर से माधवी यादव बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पूछना है कि आपके धातु के बर्तन में कोरोना कितने समय तक जिंदा रहता है? अभी पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च की गई। उसमें आया कि कोरोना की जो आयु है वो तांबे के ऊपर वो 2 से 4 घंटे है केवल, और अन्य धातुओं पर, खासतौर से स्टील पर, इसकी आयु करीब 2 से 3 दिन तक है, और प्लास्टिक पर इसकी आयु करीब 4 से 5 दिन तक है। ग्लास और अदर की जो फाइबर्स पर, टेफ्लॉन पर भी इसकी उम्र करीब 3 से 5 दिन तक पाई गई है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तांबे से इसको मार सकता है, लेकिन यह अवश्य है
कि तांबे पर ये कम देर तक जिंदा रहता है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे मैक्सिमम ये जिंदा रहता है। खबर गर्मा गर्म में बस इतना ही। नमस्कार।